करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। अभी तक हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में विदाउट फ्रिक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अब बात आती है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ही अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा समझा जाए तो फ्रिक्शन के साथ मिलाकर काफी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम फ्रेम किए जा सकते हैं। फ्रिक्शन में आगे इस चैप्टर में यहाँ पर हम क्या कवर करेंगे, तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे, मोशन ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे उस ब्लॉक का, ब्लॉक कब रेस्ट पर आएगा उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे, रेस्ट पर आने से पहले डिस्टेंस कितना कवर करता है ब्लॉक उसके बारे में देखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे, ब्लॉक को हम किसी सर्टेन एंगल पर पुल करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस कैसे निकाला जाएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम देखेंगे, और पुशिंग ऑफ ब्लॉक एट सर्टेन एंगल, ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम कितने फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ये तो हो गया कि जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाए, उसके बाद आप और हम उसके बारे में और भी समझेंगे कि जब ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक के मोशन के बारे में समझेंगे। तो आगे बहुत सारे केसेस हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन का मीनिंग, उससे पहले कुछ 3 से 4 एग्जांपल समझो। मान लो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद ब्लॉक चलने लगा, चलने के बाद थोड़ी देर बाद जाकर रुक गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक रुका क्यों? तो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप ये जवाब देंगे कि ब्लॉक को रोकने वाला कोई ना कोई फोर्स रिस्पांसिबल है, जो ग्राउंड रिस्पांसिबल है, बराबर है। तो ग्राउंड ने फोर्स लगाया और उसी फोर्स को हम अभी तक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ यू स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अ सरफेस, the motion is resisted by the bonding between the body and the surfaces, and this resistance is represented by a single force, and that single force is called friction. So friction को ऐसा भी समझाया जाता है कि कांटेक्ट फोर्स, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है। कांटेक्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है, जो टेंडेंसी रखता है मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है, बराबर है। तो अभी ये बोर्ड पे चल के हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं, तो कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? जब बॉडी रेस्ट पर होती है और रेस्ट पर रखी बॉडी के लिए जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है, रखी हुई बॉडी नहीं बोलूंगा मैं, जैसे मान लो ये बॉडी एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रखा हुआ है, अब मैं धक्का लगा, तो धक्का लगाने पर मैंने धक्का लगाया, ब्लॉक चलने लगा या ये चलने लगा, बराबर है। पर अगर कोई चींटी धक्का लगाए, चींटी, तो चींटी के धक्का लगाने से थोड़ी मारकर चलेगा, कोई धक्का तो लगा रही है पर चल नहीं रहा है, तो रोक कौन रहा है? रोक रहा है कोई, कौन रोक रहा है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी रेस्ट पर हो तब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर तो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी and actual motion has not yet started is called static friction. तो चींटी ने धक्का दिया मार्कर को, लेकिन मार्कर मोशन नहीं किया, हाँ चींटी कोशिश कर रही है उसे मोशन में लाने। If applied force is P, then the body remains at rest. तो उस केस में बॉडी रेस्ट पर रहेगी। मैं बोर्ड पे चल के बात बताने वाला हूं आपको। If a body is rest and no pulling force is acting on it, the force of friction is 0. ये बात भी आप चल के सीखेंगे कि बॉडी अगर रेस्ट पर है और कोई फ्रिक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, मतलब मार्कर पे चींटी कोई फोर्स ना लगाए, मार्कर को कोई धक्का ही ना दे, तब क्या होगा? तब फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। और वो क्यों 0 होगा? क्योंकि भाई जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स रोल प्ले करेगा ही नहीं। और उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको बोर्ड पे चल के फ्रिक्शन का इंटरलॉकिंग कंसेप्ट सीखना होगा, जिससे ये बात आपको क्लियर होगी। और फ्रिक्शन के सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर के बारे में समझेंगे हम। इवन अभी चल के आप और हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन किन पैरामीटर के कारण अफेक्ट होता है, ये सब बातें आप और हम भी सीखने वाले हैं। फिर हम यही डेफिनेशन सीखने के बाद में एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जब बॉडी मोशन करने लग जाएगी तब मोशन करते समय फ्रिक्शन को नाम दिया जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर है। तो काइनेटिक में भी 2 टाइप के फ्रिक्शन इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक होगा फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि हम बोर्ड पे चल के सीखेंगे। और ये सारी प्रॉपर्टी काइनेटिक की हो, स्लाइडिंग की हो, रोलिंग की हो, ये सब बातें विद एग्जांपल्स जब हम समझेंगे तो हमको बेहतर क्लैरिटी होगी। और देयर आफ्टर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके समझाऊंगा कि ग्राफ इस तरह से किस तरह से काम कर रहा है और ग्राफ कैसा है और ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में
उसके बाद में आपको और बेहतर क्लैरिटी होने वाली है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और समझिए माइक्रोस्कोपिक व्यू। देखिए स्टूडेंट, हम समझते हैं, मान लो मैंने एक ब्लॉक लिया, एम मास का ब्लॉक। एम मास के ब्लॉक को मैंने कहां पे रख दिया? एम मास के ब्लॉक को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। ब्लॉक को मैंने कहां रख दिया? तो मैंने एम मास के ब्लॉक को ग्राउंड पे रख दिया। अच्छा, ग्राउंड पे रखने के बाद क्या हुआ समझना थोड़ा सा। मैंने इस ब्लॉक को यहीं रहने दिया और इनके कांटेक्ट सरफेसेस को एनालाइज किया। यहां इस जगह पर क्या कांटेक्ट हो रहा है, किस तरह का कांटेक्ट हो रहा है, इसको एनालाइज किया। तो माइक्रोस्कोपिकली देखने पर यह पाया गया है कि जो ग्राउंड हमें स्मूथ नजर आता है, एक्चुअलिटी में वो स्मूथ होता नहीं है, और जो सरफेस ब्लॉक की हमें स्मूथ नजर आती है वो स्मूथ होती नहीं, जबकि वो स्मूथ के प्लेस पर रफ सरफेस होती है। और रफ सरफेस में जब आप ऑब्जर्व करोगे, कीनली ऑब्जर्व करोगे, तो रफ सरफेस में ऑब्जर्व करने पर आपको मिलेगा कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपर सरफेस का और लोअर सरफेस का यहां पर कांटेक्ट इस तरह से होता है। तो माइक्रोस्कोपिकली इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको मिलने वाला है, बराबर है। इसमें ये वाला पोर्शन कहलाएगा वैली, बराबर है, और ये वाला कहलाएगा पीक। ये वाला कहलाएगा वैली और ये कहलाएगा पीक। और ये जो हो रहा है किसका? ये ग्राउंड सरफेस का किसके साथ में कांटेक्ट हो रहा है? अपर सरफेस के साथ में। ये जो कांटेक्ट है, बराबर है, ये जो कांटेक्ट है ये इंटरलॉकिंग है। क्या कहलाता है? इंटरलॉकिंग। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आप धक्का देने की कोशिश करते हैं, बराबर है, आप धक्का देने की कोशिश करते हैं। जब आप धक्का देने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा बताइए? व्हाट विल हैपन? धक्का देने की कोशिश करते हैं तो ये जो इंटरलॉकिंग है, मतलब जो लोअर सरफेस के अंदर अपर सरफेस का कांटेक्ट है, इंटरलॉकिंग है, उसके कारण किसकी टेंडेंसी किसके कारण होगी? तो अपर सरफेस की कोशिश होगी कि वो लोअर सरफेस पे मोशन करने लगे। अपर सरफेस की कोशिश क्या होगी कि वो किस पे मोशन करने लगे? लोअर सरफेस पे मोशन करने लगे, बराबर है। अपर सरफेस की टेंडेंसी होगी कि वो लोअर सरफेस पर क्या करने लगे स्टूडेंट्स? मोशन करने लगे। पर ये मोशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि अपर और लोअर की इंटरलॉकिंग जो है वो टूट नहीं जाती। जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगी तभी मोशन करने लगेगी। इंटरलॉकिंग टूट जाएगी तो ये मोशन करने लगेगी। क्या ये बात सही है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरलॉकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन। We can say interlocking is responsible factor for this particular motion. And second, this force is also responsible factor to break interlocking. तो भाई इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ये फोर्स भी जवाबदार है और सरफेस का नेचर भी जवाबदार है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरलॉकिंग अगर कम हुई, मान लो इंटरलॉकिंग कम हुई, तो इसे चलाने के लिए कम फोर्स लगेगा। और इंटरलॉकिंग ज्यादा हुई तो डेप्थ में हुई तो इसे चलाने के लिए क्या, इसे इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये कांटेक्ट सरफेसेस पर इस एटम और इस एटम के बीच में जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्शन है, तो वो एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, उसमें दो बातें जवाबदार है। कैसे जवाबदार है समझना। एम मास के ब्लॉक को रख दीजिए, छोड़ दीजिए। रख देंगे तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल के कारण ग्रेविटेशनल पुल इस ब्लॉक को सरफेस पे प्रेस करेगा और ग्राउंड से, बराबर है, ब्लॉक पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स एंड दैट विल बी नॉर्मल। तो आप और हम ये देख सकते हैं यहां पर नॉर्मल और mg दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बराबर है, अपोजिट है। तो यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, जबकि आप ये देख सकते हैं ये सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर फोर्स है एंड सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स को नॉर्मल कहा है। लेकिन सोचिए स्टूडेंट्स, मानिए कि इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा समझ के चलिए। मानिए कि इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बराबर है, और आप लगा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स। तो भाई 20 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट है और आप 5 न्यूटन लगा रहे हो तो क्या होगा? मतलब जब तक 20 नहीं लगाओगे तब तक चलेगा नहीं। तो आपने केवल 5 ही लगाया तो ब्लॉक किस पे रहेगा? तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा या मोशन में रहेगा? तो रेस्ट पर रहेगा, बराबर। अब जब ब्लॉक रेस्ट पर रहा तो रेस्ट पे तो ब्लॉक तभी रह सकता है जब उसमें लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो अब ब्लॉक पे यहां पर आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन और अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो ये फोर्स बताइए कौन सा फोर्स है? बताइए ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्राउंड सरफेस से पैरेलल है या परपेंडिकुलर? तो आप जानते हैं ये सब फोर्स ग्राउंड सरफेस से पैरेलल फोर्स है। तो हो ना हो, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो 5 न्यूटन फोर्स अगर इधर से लगा होगा तो डेफिनेटली 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ से एक्सर्ट होने की बात हो रही होगी, बराबर है। और ये 5 न्यूटन फोर्स प्लस 5 और माइनस 5 दोनों के डायरेक्शन नेट फोर्स 0 आ जाएगा, बराबर। अब 20 न्यूटन है
मान लो आपने अप्लाइड कितना किया 10 न्यूटन, फिर भी ब्लॉक इस पे रहा, फिर भी ब्लॉक इस पे रहेगा, क्योंकि 20 से अगर कम हुआ तो इंटरलॉकिंग नहीं टूटने वाली, तो फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा मतलब नेट फोर्स 0 होगा। तो इधर से लगाया 10 तो इधर से डेफिनेटली एग्जैक्ट कितना होगा 10। अच्छा मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों माना कि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सम 0 तभी आ सकता है। अप्लाइड फोर्स ये राइट साइड है, राइट साइड है इसका मतलब आप चेक कर सकते हो यहां पर प्लस है और ये लेफ्ट साइड है इसका मतलब माइनस है। तो भाई प्लस 10 में क्या ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाए, भाई प्लस 10 में क्या ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाए। तो प्लस 10 में अगर आप माइनस 10 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर 0 आ जाएगा। तो हम यहां पर इस तरह से कह सकते हैं कि जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगी तो इंटरलॉकिंग के टूटने के बाद क्या होगा, तो इंटरलॉकिंग के टूटने के ब्लॉक चलने लगेगा, ब्लॉक क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। अच्छा ब्लॉक चलेगा तो क्या होगा, चलने लगेगा, चलने को मोशन कहेंगे, मोशन है मतलब अब भी ब्लॉक का कांटेक्ट तो है। लेकिन ये बात उस एग्जांपल से समझ के देखिए बच्चों, आप लोग इस एग्जांपल से समझ के देखिए बात। फोर व्हीलर अगर ग्राउंड पे खड़ी हो और पंचर हो जाए तो 5 से 6 लोग मिलकर उसे धक्का लगाने का काम करते हैं। जब आप सब लोग मिलकर धक्का लगाते हो ना तो क्या होता है, जब आप सब लोग मिलकर धक्का लगाते हो ना तो धक्का लगाने के बाद वो शुरू में चलाना उसको डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार चलने लग जाए तो उसे कम धक्का या कम फोर्स लगा के भी चलाया जा सकता है। कारण क्योंकि भाई इंटरलॉकिंग टूट गया, इंटरलॉकिंग टूट गया तो कांटेक्ट नहीं टूटा, इंटरलॉकिंग टूटा। तो अब इसे सरकाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी, अब 20 न्यूटन फोर्स नहीं लगेगा, उससे कम फोर्स में भी ये चलने लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की बात जब की जाए, फ्रिक्शन की बात जब की जाए तो दो स्टेटमेंट याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब तक आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब जब तक आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेसेस की इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के काम की ब्रेक करने का काम करता है। अगर ये अप्लाइड फोर्स इंटरलॉकिंग तोड़ देता है तो तोड़ देने पर ये किस में आता है, तो मोशन में आता है। जब मोशन में आता है तो मोशन में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो तरह के, कौन कौन से, स्टैटिक एंड काइनेटिक। फ्रिक्शन मतलब होता क्या है, फ्रिक्शन तो एक समझ लीजिए, फ्रिक्शन इज अ force which opposes which motion, relative motion। relative motion को अपोज करने की इसकी टेंडेंसी होती है फ्रिक्शन की। अब एक एग्जांपल समझें, आपके पास एक अलमारी है, ये अलमारी है, ये गोल्ड की भरी हुई अलमारी है, इसमें बहुत सारी गोल्ड की ब्रिक्स है, ऐसा समझ के चलिए कि गोल्ड की ब्रिक्स रखी हुई है। अब ये जो गोल्ड की ब्रिक्स रखी हुई है, इसके कारण आप और हम जानते हैं अलमारी है क्यों, ठीक है, ये गोल्ड की ब्रिक्स है। अब आपने यहां पे धक्का लगाया तो गोल्ड की ब्रिक्स के कारण अलमारी और इसका कांटेक्ट ज्यादा होगा। अब मान लीजिए आपने ब्रिक्स खाली कर दी और ये केवल अलमारी इस तरह से एम्प्टी है, ये आपके पास मान लीजिए फोर्स है F1 और ये मान लीजिए फोर्स है F2। अब बताइए किस केस में सरकाना आसान हो जाएगा, भाई सरकाना आसान होगा किस केस में, तो सरकाना आसान होगा एम्प्टी के केस में। किस केस में डिफिकल्ट होगा, तो गोल्ड के केस में। ऐसा क्यों हुआ, बोले सर गोल्ड के केस में मास ऑफ टोटल कंप्लीट गोल्ड मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है, मास ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्शन, ये नॉर्मल की हम बात करें, यहां पर मास ऑफ एल्मिरा आएगा तो हम कह देते हैं m into g, यहां पर नॉर्मल की हम बात करें ये n1 और ये n2। तो बोले सर क्या हुआ ऐसा कि इस केस में n1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो n1 की वैल्यू लिखी जाएगी मास ऑफ गोल्ड कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय g। यहां पर n2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो n2 की वैल्यू लिखी जाएगी स्मॉल m into g, स्मॉल m into g। अब क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो कि ये भरी हुई अलमारी है तो इसका मास ज्यादा होगा, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू बड़ी मिलेगी, यहाँ पर n2 की वैल्यू छोटी मिलेगी। तो n1 बड़ा है n2 से, तो हमें ज्यादा फोर्स किस केस में लगाना पड़ेगा मोशन करवाने के लिए, तो डेफिनेटली हमको फोर्स ज्यादा F1 के केस में लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स बराबर है ज्यादा इसलिए लगाना पड़ा,
अप्लाइड फोर्स ज्यादा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण इंटरलॉकिंग कांटेक्ट स्ट्रांग हो गया है, कांटेक्ट स्ट्रांग हो गया है। अच्छा कांटेक्ट स्ट्रांग हो गया है, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई है। अच्छा मोर इंटरलॉकिंग मोर फ्रिक्शन, मोर इंटरलॉकिंग मोर फ्रिक्शन। अच्छा मोर इंटरलॉकिंग मोर फ्रिक्शन, लेस इंटरलॉकिंग लेस अप्लाइड फ्रिक्शन। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अप्लाइड फोर्स के साथ साथ भाई जितना अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो सकता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो इसे n कहा जाता है, μs को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आ गया आपके पास में F/n, μs इक्वल टू F/n आता है, बराबर है। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी वैल्यू जनरली लेस देन 1 होती है, पर हमेशा लेस देन 1 हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये ग्रेटर देन 1 भी होती है। ये कॉपर बॉडी के लिए कॉपर सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो ग्रेटर देन 1 भी पाई जाती है, बट मैक्सिमम केसेस में ये लेस देन 1 होती है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, आपसे कहा गया क्या कहा गया चेक कीजिएगा। 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, इसके लिए म्यूएस की वैल्यू 0.5 है। आपको बताना है कि इस म्यूएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को निकाल के बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो Fs मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे म्यूएस इनटू n कहा जाता है। ये आपके पास में 10g है, ये आपके पास में नॉर्मल है, तो इससे आप लिख सकते हैं म्यूएस mg। तो Fs मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, म्यूएस 0.5, मास कितना 10 मल्टीप्लाई बाय g10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितने न्यूटन हो गया। मतलब ये हुआ म्यूएस का मीनिंग क्या डिफाइन होता है, म्यूएस का मीनिंग समझो ध्यान से कि भाई 50 न्यूटन तक फोर्स लगेगा तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहने वाला है। तो 50 न्यूटन तक फोर्स लगेगा तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहने वाला है। 50 से ज्यादा लगा दोगे तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। ब्लॉक किसमें आ जाएगा, तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। अब इसको इससे एग्जांपल से समझिए। इस केस में 10 kg ब्लॉक के लिए, कितने ब्लॉक के लिए, 10 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएस है। तो मैक्सिमम वैल्यू इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए कितना है, 50 न्यूटन लग रहा है। अब आपने क्या किया, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया स्टूडेंट, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करते गए, उसकी डिफरेंट वैल्यूज रखते गए। तो आपको बताना है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास दे रखी है। आपने शुरुआत में अप्लाई किया मान लो 5 न्यूटन, फिर अप्लाई किया 10 न्यूटन, फिर अप्लाई किया 15 न्यूटन, फिर अप्लाई किया 20 न्यूटन, फिर अप्लाई किया 25 न्यूटन। अप्लाई करते करते आपने कर दिया 40 न्यूटन, उसके बाद कर दिया 45 न्यूटन, उसके बाद कर दिया 50 न्यूटन, और उसके बाद आपने क्या कर दिया 55 न्यूटन। तो आपने मान लो शुरुआत में कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो Fs मैक्सिमम हर केस में कितना है, Fs मैक्सिमम का एक और नाम आप कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वापस सुन लेना स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए 50, ये 50, ये 50, मतलब आपको अगर इस ब्लॉक को चलाना है या इंटरलॉकिंग तोड़नी है तो इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए 50 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले ये ब्लॉक हिलने वाला नहीं है। अब क्या होगा, मान लो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, भाई आपने 5 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन तक ये चलने वाला नहीं है, तो 5 न्यूटन पे चलेगा क्या, तो 5 न्यूटन पे ब्लॉक चलेगा नहीं। और ब्लॉक अगर नहीं चलेगा तो ब्लॉक किस पे रहेगा, कमेंट क्या करना है, तो ब्लॉक रहेगा रेस्ट पर। अच्छा रेस्ट पर रहेगा मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब अगर ब्लॉक पर इधर आपने कितना फोर्स लगाया, इधर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसे मैं कहता हूं अप्लाइड फोर्स।
तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, जिसे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू का नाम दे रहा हूं, जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन। तभी देखो प्लस 5 न्यूटन और माइनस 5 न्यूटन इन दोनों का सम निकलकर आंसर टोटल नेट फोर्स आपके पास में 0 निकल कर आ जाएगा। तो ये आ गया 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, आंसर विल बी 0, बराबर। तो अप्लाइड फोर्स अगर 5 न्यूटन है तो स्टैटिक फोर्स भी 5 न्यूटन है। आगे समझिए, आपने अब क्या लगाया 10 न्यूटन। भाई अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जब स्टैटिक फ्रिक्शन से बराबर होगी तो जस्ट मोशन की कंडीशन। भाई अप्लाइड फोर्स हमेशा अगर छोटा हुआ 50 न्यूटन से, 50 न्यूटन से छोटा हुआ तो ब्लॉक किस पे रहना है, रेस्ट पे। और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बड़ी हो जाए 50 न्यूटन से, जिसे हम कहते हैं एफएस मैक्सिमम से, तो भाई 50 पे टूट जाएगा इंटरलॉकिंग। तो ब्लॉक किस में आ जाने वाला है, तो ब्लॉक मोशन में आ जाने वाला है। ब्लॉक मोशन में आ गया, चलने लग जाएगा। भाई 5 न्यूटन 10, तो अप्लाई 10 किया तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, या मोशन में आएगा। तो भाई अप्लाई किया 10 तो ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर रहना है, रेस्ट पर रहना तो नेट फोर्स 0। तो इधर से 10 तो इधर से भी कितना 10। अप्लाई किया 15, अच्छा 15 चेक करो, 15 लेस देन 50 होता है तो ब्लॉक किस पर रहेगा, रेस्ट। अच्छा रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो रेस्ट पर है इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। मतलब अगर यहां पे प्लस 15 है तो डेफिनेटली यहां पर भी 15 आया होगा। तो ये भी आपके पास में 15 न्यूटन आ गए। 20 तो 20 न्यूटन, 25 तो 25 न्यूटन, 30 40 तो 40 न्यूटन, 50 45 तो 45 न्यूटन, बराबर है। 50 तो जस्ट 50। लेकिन इस केस में क्या, इस केस में जस्ट मोशन की कंडीशन आ चुकी है। अभी तक ब्लॉक क्या था, तो बोले सर ब्लॉक रेस्ट पर था, ब्लॉक रेस्ट पर था, रेस्ट पर है, इन सब कंडीशन में रेस्ट पर है, इन सब कंडीशन में रेस्ट पर। अच्छा मतलब 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 15 तो 50 न्यूटन, तो 0 तो कितना 0 न्यूटन। मतलब अगर कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स ही तो होगा। मतलब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एम मास का ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ, बता फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो भाई जब अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स की तो बात नहीं आती, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब चलिए अप्लाइड फोर्स क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स 55 न्यूटन हुआ, तो एफएस मैक्सिमम 50 था, तो ब्लॉक किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं आती, बराबर है। अब ब्लॉक क्या करने लगा, मोशन करने लगा। अच्छा जब भी ब्लॉक मोशन करने लगे तो कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, बोलो भाई कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, काइनेटिक। इंटरलॉकिंग टूट जाए, तोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ने के बाद चलाना आसान। भाई तोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ने के बाद चलाना आसान होता है। मतलब एक बार मोशन करने लग जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है और काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है मान लो 0.4, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी जाएगी म्यू के इनटू एन। नाउ म्यू के इनटू एन, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल जब हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तो यहां पर tan g और ये आपके पास में नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू आपके पास में tan g आ जाएगा। tan g आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास में 4g, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास निकल के आ जाएगा 40 न्यूटन। सो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी गिवन एज 40 न्यूटन। 40 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। तो यहां पर स्टैटिक ना लिखते हुए आप काइनेटिक, स्टैटिक तो आएगा डैश, काइनेटिक पूछेंगे तो 40 न्यूटन आ जाएगा। चलिए इससे एक बात और समझते हैं, हम अगर अप्लाइड फोर्स में इसमें ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये बात हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की बात बोलो सिर्फ में, और यहां पर बात हो गई अप्लाइड फोर्स की। तो आप चेक करो 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 40 40, मतलब 5 10 15 20 25 40 25 के बाद 30, ठीक है ना, 30 के बाद 35 40 45 उसके बाद 50। फ्रिक्शन की बात करें 5 10 15 20 25 30 35 40 45। तो पहला 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 चलेगा। अब फ्रिक्शन देखो, अब देखो यहां पर 5 पे 5 पहला पॉइंट,
10 पे 10 दूसरा पॉइंट, 15 पे 15 तीसरा पॉइंट, 20 पे 20 चौथा पॉइंट, ठीक है, 25 पे 25 पांचवा पॉइंट, 30 पे ये 30 छठा पॉइंट, 35 पे 35 वापस से वही वाली बात आपके सामने। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये ग्राफ बढ़ता जाएगा 0 पे 0। तो मान लीजिए यहां तक पहुंचा, ये ग्राफ पहुंचने के बाद मान लो 45 मान लेते हैं ऐसा, 35 के बाद मैं डायरेक्ट 50 बता दे रहा हूं, तो भाई 50 तक ऐसा पकड़ के चलते हैं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लास्ट पॉइंट आपके पास पहुंचा 50 तक, और जब 50 पहुंचा तो क्या होगा, ठीक है, ये 50 पहुंचा, अब उसके बाद आपने ज्यादा बढ़ा दिया 55, तो सडनली फ्रिक्शन 40 पे पहुंचा, तो 40 पे पहुंचा, इसका मतलब 35 से 35 वाले को मैं 40 से बता देता हूं, समझिए 40 पे पहुंचा, तो सडन फ्रिक्शन की वैल्यू 50 के बाद आपने जैसे फोर्स बढ़ाया तो पहुंच के कांस्टेंट। ये जो पॉइंट कहलाता है इसे किंक कहा जाता है। और यहां से यहां तक का रेशो देखो आप, यहां से यहां तक का ग्राफ का जो पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, 5 लगाया 5 हो गया, 10 लगाया 10 लगाया 10 हो गया, 15 लगाया 15 हो गया, 20 लगाया 20 हो गया, 25 पे 25 हो गया, 30 पे 30 हो गया, 50 पे 50 हो गया, 50 पर जस्ट मोशन की कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई? जस्ट मोशन की कंडीशन आ गई, बराबर। और जस्ट मोशन की कंडीशन जब आई, इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि एफएस जो अप्लाइड फोर्स है, जो एफएस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वही फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो मोशन करने लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। यहां पर इस ग्राफ का tan थीटा निकालिए, tan थीटा हर पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए निकालिए, 5/5 ले लीजिए, 10/10 ले लीजिए, 50/50 ले लीजिए, हर केस में आपको tan थीटा 1 मिलता है, मतलब tan 45 डिग्री एंगल मिलता है। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिलती है। कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको म्यू एस और म्यू के गिवन नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो म्यू एस और म्यू के गिवन नहीं होता, तो देखो ये वो स्टेज आ गई, जहां पर सडनली देखो क्या हो रहा है, यहां पर सडनली एफएस मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होने की बात कर रहे हैं। तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन पहले तो अप्लाइड फोर्स चेंज कर रहे हैं तो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, इसका y एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे tan थीटा 45 डिग्री। tan थीटा कितना है? तो tan 45 डिग्री। अच्छा, tan 45 डिग्री आपके पास में, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में, y into x, yx tan थीटा 45 डिग्री आपके पास में, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन है स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से हम कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और जस्ट इक्वल की कंडीशन जो डेवलप होती है, तो जस्ट इक्वल की कंडीशन यहां पर डेवलप होती है। ग्राफ के इस पार्ट को किंक कहा जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस स्क्रीन की तरफ और एक बार इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, आपको और बातें क्लियर होगी पहले से। देखो स्टूडेंट, हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। चलिए, तो ऑपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू द प्ले tends to move over the surface of another body, actual motion has not started। देखो, जब तक मैंने अभी जो टेबल बनवाई थी उस टेबल में चेक करो, जब 0 न्यूटन था, अप्लाइड फोर्स 0 था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 ही था, ग्राफ भी देखो 0 से स्टार्ट हुआ था। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी गई और उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये बात टेबल से क्लियर हो गई। 5 न्यूटन लगाया 5 न्यूटन मिला, 10 लगाया 10 मिला, 15 लगाया 15 मिला। अब ये देखो ध्यान से, यहां पर आपने इधर की तरफ खींचा तो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब आप इसको इधर खींच रहे हो, राइट साइड खींच रहे हो, बराबर है, तो ये जो कांटेक्ट है वो राइट साइड जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मीनिंग क्या था? तो ये ग्राफ की मदद से हम समझते हैं। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जब आपने और हमने अभी सीखा तो उसमें सीखा कि यहां तक अप्लाइड फोर्स बढ़ाते भी गए तो भी ये फ्रिक्शन बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा पहुंचा पीक, जिस पॉइंट को हमने कह दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आपने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया तो ये सडन डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ? ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये वो पॉइंट है जो मैंने डिस्कस भी किया था
जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जिस पे ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है, उसी फ्रिक्शन की वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कहा। ये देखिए ध्यान से, द पार्ट OA ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन पार्ट, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस लीनियरली विद द अप्लाइड फोर्स। पॉइंट A वो पॉइंट होता है जहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसी को द रिप्रेजेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन FLB कहा जाता है। A के बियॉन्ड हम जब बात करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजिंगली स्लाइटली होता है, और पोर्शन BC को आप देख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट बता रहा होता है। BC लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट चेंज विद अप्लाइड फोर्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है। ये बातें आप और हम सीख चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या कहा गया है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं, बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, और अप्लाइड फोर्स की एक सर्टेन वैल्यू ऐसी मिलती है जिसके ज्यादा बढ़ने के बाद ब्लॉक मोशन करने लगता है। तो मैक्सिमम वैल्यू वह स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पे ब्लॉक मोशन नहीं करता है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रिएक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी से ऑपोजिट होती है, और इससे रिलेटेड बातें हम अभी बोर्ड पे सीखने वाले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या डिफाइन किया गया है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन के रेशियो को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, यूनिट कुछ नहीं होती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ऐसा लिखा गया है। एक्चुअली ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है, मैंने बोला भी है आप लोगों को। म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, कॉन्टेक्ट पर, ड्राई और रफ पर, स्मूथ और पॉलिश और नॉन पॉलिश, इन बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सूटकेस है और सूटकेस के नीचे व्हील लगे हुए हैं, सूटकेस को आप ऐसा ले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ऊपर से देखिएगा कि बहुत सारा एरिया कॉन्टैक्ट में है, लेकिन नीचे तो एक्चुअलिटी में व्हील ही कॉन्टैक्ट में है। तो जो ऊपर से एरिया दिख रहा है वो अपेरेंट एरिया है, और रियल कॉन्टैक्ट पॉइंट केवल 4 व्हील्स ही है, तो अपेरेंट एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ाते बढ़ाते बॉडी मोशन करने लग जाती है, तो मोशन करते समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे अप्लाइड काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन भी रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के होता है। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, तो म्यूएस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में, म्यूके के कंपैरिजन में, ये बात हमेशा याद रखें। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वी रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टार्ट द मोशन टू मेंटेन द अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काइनेटिक में भी 2 टाइप, स्लाइड मतलब ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे, रोल मतलब जब व्हील से इन्वॉल्व हो, रोलिंग मोशन हो रही हो, डिस्क हो, रिंग हो, इस तरह, तो रोलिंग मोशन के समय फ्रिक्शन रोलिंग लग रहा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन की बात हम यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये पार्ट नहीं है, ये बात हम रोटेशनल मोशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। और फ्रिक्शन कई बार हमारे बीच में मन में कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन मोशन के लिए अपोजिशन का काम करता है या ये स्टार्ट भी करता है। तो बेटा ये एक मिसकंसेप्शन की बात होती है कि हम सोचते हैं फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। उल्टा कहा जाए कि फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट करने में सपोर्ट करता है, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब यहां देखो ये पर्सन है, और ये पर्सन जब मोशन करना स्टार्ट करता है तो इसके पैरों को थोड़ा ऑब्जर्व करो आप। पैरों को ऑब्जर्व करते समय आप जानते हैं एक फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, ये एक्ट हो रहा होता है, और उसके पैर देखिए किस तरह से, ये पंजा है, ठीक है। पंजे को जब ये पर्सन पीछे की तरफ ले जाता है तो आप क्या काम करो, पंजे पर एक मार्कर ले लो और एक पॉइंट बना दो। तो आप देखो पंजे पर जो पॉइंट है, मार्कर का पॉइंट, वो कहां जाना चाहता है, तो बैक साइड जाना चाहता है। ये हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ग्राउंड है, पंजा है, एडी का पैर का पंजा है, ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इस पे आपने मार्कर से पॉइंट बना दिया, पंजा पीछे ले जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो देखिए यहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है, यहां पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो ये सपोर्ट करता है मोशन को। ये बातें जो हैं आपके सामने जो ये कही गई है, व्हील की पैडलिंग की बातें, ये बातें मैं आपको रोटेशनल मोशन में डिस्कस करूंगा, फिलहाल यहां पर डिस्कशन करने का पार्ट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन हम डेफिनेटली लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन। एम मास का ब्लॉक जब रख दिया जाए किसी मूविंग व्हीकल पर तो क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में भी गिवन है, इसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। और अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहां से पढ़ेंगे। ये कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, लेकिन बस आपके नॉलेज को प्रॉपर अपडेट करने के हिसाब से ये बातें यहां पर शेयर की गई है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। हाँ, हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एम मास का ब्लॉक जब ग्राउंड सरफेस पर रखा जाता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या डिफाइन किया जाता है।
और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो डिफाइन किया जाता है उस पर कौन कौन से फैक्टर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो चलिए बोर्ड पर और समझें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी मदद से रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाता है और रिजल्टेंट फोर्स की रेंज कितनी होती है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए एम मास का ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पर रखा गया है और पहली कंडीशन है कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब कोई फ्रिक्शन नहीं तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल पुल लगेगा mg डाउनवर्ड। ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगाया mg, ठीक है, यहां से नॉर्मल एक्सर्ट हुआ, जिसे कई किताबों में r से लिखा जाता है, ठीक है, नहीं तो r भी लिख सकते हैं हम और n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो, ठीक है बच्चों, एम मास के ब्लॉक पर, और आप कोई फोर्स अप्लाई करें, तो आपके फोर्स अप्लाई करने से ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी कहां पर होगी। तो देखिए मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया ग्राउंड, कांटेक्ट में बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, फोर्स लगाया राइट साइड, तो आप चेक करो फोर्स इस ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी कहां पर है। तो इस ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट हो रहा होगा। तो अब होगा क्या, इस पर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, mg कांटेक्ट फोर्स है और कांटेक्ट फोर्स नहीं नॉर्मल है और फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, और मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स इस तरफ, तब की कंडीशन में। तो तब की कंडीशन में अगर हमारा कंसंट्रेशन दो कांटेक्ट फोर्स पे रहे, एक कांटेक्ट फोर्स जो उसे ग्राउंड के कांटेक्ट में लाने का काम कर रहा है बराबर, और एक एफएस मैक्सिमम, तो यहां आप देख सकते हैं, आप इसे ऐसा बना सकते हैं, ये mg, ये नॉर्मल, एफएस मैक्सिमम को मैं पैरेलल शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लगाता हूं, तो आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसे आप ऐसा चाहें तो और प्रॉपर तरह से ऐसे बना सकते हैं, mg नॉर्मल, पैरेलल शिफ्टिंग करके आप ऊपर ले गए, इसे कह दिया आपने एफएस मैक्सिमम। ये स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, इस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, जिसे एफसी कहा जाता है। और कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल थीटा जो कहलाता है, यह एंगल थीटा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये याद रखना बेटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। एंगल बिटवीन विच कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से आप लिख सकते हैं कांटेक्ट फोर्स का स्क्वायर, नॉर्मल का स्क्वायर और एफएस मैक्सिमम का स्क्वायर। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू जो आ गई अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर प्लस एफएस मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, आप कांटेक्ट फोर्स एफएस मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल स्क्वायर म्यू एस इंटू एन का होल स्क्वायर। सो कांटेक्ट फोर्स ये नॉर्मल आ गया, अंडर रूट आपके पास में 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल मतलब mg, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है इसलिए मैं इसे mg कह रहा हूं, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अच्छा, मान लो पहला केस देखा आपने, पहले केस में जब फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं या कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू केवल mg और मतलब नॉर्मल है। सो कांटेक्ट फोर्स की एक वैल्यू ये हो गई और फ्रिक्शन होने पर ये वैल्यू हो गई। मतलब उसकी फ्रिक्शन ना होने पर जो वैल्यू थी वो कांटेक्ट फोर्स की ये थी, फ्रिक्शन होने पर मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो इसकी रेंज कितनी निकल कर आ जाती है? म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। आप चेक कर लीजिएगा, है ना भाई। mg के इक्वल हुआ मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तभी इक्वल हो सकता है। तो एक वैल्यू ये हो गई जिसे छोटी से छोटी वैल्यू कहते हैं। बाकी आप यहां देख सकते हैं mg अगर फ्रिक्शन हुआ तो म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर मतलब समथिंग मोर देन 1, और मोर देन 1 मल्टीप्लाई बाय mg जो आएगा वो मोर देन 1 आंसर आएगा। तो इसकी रेंज आ जाती है कांटेक्ट फोर्स की। अब इसमें एक बात देखो, यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहां पर tan थीटा की वैल्यू निकालो आप, परपेंडिकुलर एफएस मैक्सिमम अपॉन n, तो म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसल, tan थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू एस। इसी थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या एंगल ऑफ रिपोज? नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बात हमेशा याद रखें। द एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा याद रखना भी जरूरी है। क्या रखना जरूरी? तो देखिए ध्यान से, ये थीटा है, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। तो tan थीटा की वैल्यू बात करें तो tan 0 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3 और tan 90 इंफिनिटी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो थीटा अगर बढ़ाते गए तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, थीटा अगर कम करते गए तो tan थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब क्या हुआ? अगर आपने थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज किया,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज किया, बराबर है, तो देखिए टेन थीटा पे क्या असर पड़ेगा, तो यहां पर थीटा बढ़ाते गए तो टेन थीटा बढ़ेगा, थीटा कम करते गए तो टेन थीटा कम होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। आपके पास में एम मास का एक ब्लॉक है, अल्फा एंगल पर एक फोर्स लगाया एफ, तो आपको मिनिमम पुलिंग फोर्स बताना है कि मिनिमम पुलिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब ये मिनिमम पुलिंग के प्लेस पे मिनिमम पुशिंग फोर्स की हम बात करें, जब धक्का दिया जाए अल्फा एंगल पर, तब उसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। यहां पर अल्फा एंगल लिया गया और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों बातों को सीखते हैं और साथ साथ में तीसरा केस और भी देखेंगे कि मिनिमम फोर्स ऑफ द मोशन एंड इट्स डायरेक्शन, उसकी वैल्यू को एक और अदर मेथड से किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाए, ठीक है। और आगे चल के ये क्वेश्चन को फाइनली केवल म्यू एमजी और म्यू के टर्म में किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपको एचसी वर्मा में भी मिलेगा डायरेक्टली। इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेम किया गया है, और कई बार इसका डायरेक्ट रिजल्ट नीट वाले स्टूडेंट्स को याद रखना ही जरूरी होता है। डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद में आप और हम ये दो क्वेश्चन सीखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है, यहां पर जिससे कि ब्लॉक मोशन ना करे, और उसके बाद में ये वाला प्रॉब्लम भी आप और हम सीखेंगे बोर्ड पर कि एक ब्लॉक को रख दिया जाए तो आपको एक रिलेशन बताना है कि फोर्स की वैल्यू अगर mg के इक्वल हो तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है। ये क्वेश्चन भी आप और हम चल के सीखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एम मास के ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स लगाया गया, अल्फा एंगल पे लगाया गया। अभी मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने क्या कहा था, देखिएगा ध्यान से। मैंने टेबल में बनवाया था कि अप्लाइड फोर्स था आपके पास में, फ्रिक्शन था और कमेंट था। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू जो थी एफएस मैक्सिमम की, वो हर जगह पर 50 आ रही थी। तो हमने 5 अप्लाई किया, 10 अप्लाई किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया। 50 के बाद 50 तक एफएस मैक्सिमम 50 था, तो अप्लाइड फोर्स जब तक किसके इक्वल हुआ भाई, अप्लाइड फोर्स जब एफएस मैक्सिमम के इक्वल हुआ तो ब्लॉक कौन सी कंडीशन में था, जस्ट मोशन। अच्छा, आप 50 से 51 कर दो, 52 कर दो, 53 कर दो, 54 कर दो, भाई अप्लाइड फोर्स अगर बड़ा हो जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, एफएस मैक्सिमम से, जिसे कहा जाता है कई जगह पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये ब्लॉक तो मोशन करना ही करना है। तो भाई 52 पे करना है, 51 पे करना है, 53 पे करना है, 54 पे करना है, आगे तो करना ही है। तो बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पे जस्ट मोशन करने की कंडीशन, कम से कम कौन सा फोर्स है जिस पे जस्ट मोशन करने की कंडीशन, तो यह आ गया 50। मतलब जब भी आपको जस्ट मिनिमम फोर्स बोला जाए तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है स्टूडेंट्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेनी है जस्ट मोशन करते समय। तो आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ग्रेविटेशनल पुल mg, नॉर्मल, एक कंपोनेंट ले लेते हैं f cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं f sin अल्फा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की, तो एफएस मैक्सिमम बैकवर्ड होगा आपके पास में, ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन आप क्या कह सकते हैं, एफएस मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाता है, f cos अल्फा। एफएस मैक्सिमम को लिखते हैं आप म्यू एस इंटू एन, दैट इज इक्वल टू f cos अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, नॉर्मल प्लस f sin थीटा को लिखा जा सकता है mg। तो नॉर्मल को आप क्या लिख सकते हैं, तो नॉर्मल को आप लिख सकते हैं mg माइनस f sin थीटा। नॉर्मल को mg माइनस f sin थीटा जैसे लिखा आपने, ये आ गया म्यू एस mg माइनस f sin थीटा, ये लिखा आप लोगों ने। ये आ गया आपके पास में sin थीटा नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पर अल्फा की बात है, सो व्हाई वी विल राइट थीटा, दिस इज अल्फा, सो दिस इज अल्फा, f cos अल्फा है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया म्यू एस mg माइनस f sin अल्फा इक्वल टू म्यू एस f sin अल्फा, f cos अल्फा, म्यू एस mg इक्वल टू f sin अल्फा इंटू म्यू एस प्लस f cos अल्फा। तो f cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू एस mg। सो f को क्या लिखा जा सकता है, f कैन बी रिटन cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा, नहीं f को लिखा जा सकता है म्यू एस mg डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो म्यू एस mg डिवाइड बाय
कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। अब अभी म्यू एस मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अभी मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया तो आप उसमें ऐसी बात बताई, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं, तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है म्यू एस एम जी कॉस अल्फा प्लस टेन थीटा इंटू साइन अल्फा, एफ दैट इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पर म्यू एस भी साथ में है, म्यू एस साइन अल्फा, एफ इक्वल टू क्या हो गया, तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, म्यू एस एम जी कॉस थीटा कॉस अल्फा म्यू एस साइन थीटा साइन अल्फा। म्यू एस एम जी कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी आता है, थीटा माइनस अल्फा, सो ये आ जाता है म्यू एस एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, इस केस में आप पुल कर रहे हो, बराबर है, इस केस में आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। मान लीजिए अगर पुश करने की बात बोली जाती तो पुश करने की बात बोली जाती तो क्या करते, पुश करने की बात बोली जाती तो एंगल बदल जाता, एंगल बदल जाता तो हल्का सा बदलाव आता, क्या बदलाव आता, बोर्ड पे देखो ध्यान से भाई, उस केस में डायग्राम ऐसा ना होते हुए आपको ऐसा दिया जाता, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बहुत सारी जगह पूछा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है, पुश करना डिफिकल्ट होता है, तो पुश करना डिफिकल्ट क्यों होता है और पुल करना आसान क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहां पर वापस से mg, ये आपके पास में कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल, ये f, ये हो गया आपके पास में f cos अल्फा, और ये आ गया आपके पास में f sin अल्फा, ठीक है। तो आप और हम क्या लिख पाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की, तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली एफ एस मैक्सिमम, तो आप f cos अल्फा क्या लिख पाएंगे, एफ एस मैक्सिमम। देख लो, वापस से चेक कर लो डायरेक्शन के बारे में, ये फोर्स f cos अल्फा इधर लग रहा है, जब f cos अल्फा इधर लगेगा तो ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां मोशन करना चाहेगा, तो ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरफ जाना चाहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन एफ एस मैक्सिमम, तो आपने इसे लिख दिया एफ एस मैक्सिमम, और f cos अल्फा एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल देखो क्या हो गया, अपवर्ड दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड, f sin अल्फा प्लस एम जी, तो आप सीधे सीधा नॉर्मल क्या लिख पाएंगे, f sin अल्फा प्लस एम जी, सो f cos अल्फा इक्वल टू म्यू एस f sin अल्फा प्लस एम जी, इसे ऐसा लिख पाएंगे, ये हो गया f cos अल्फा इक्वल टू म्यू एस f sin अल्फा प्लस म्यू एस एम जी। अब आप इसे लिख पाएंगे, f कॉमन निकाल लीजिए, cos अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा, इसे लिख पाएंगे म्यू एस एम जी, f को सीधे सीधा लिख पाएंगे आप म्यू एस एम जी अपॉन cos अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा, ये आपके पास में f की वैल्यू आ जाती है। तो म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा को आप लिख पाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अभी मैंने बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो f कितना आ गया आपके पास, f आ गया म्यू एस एम जी डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू म्यू एस, तो f एलसीएम लेकर कॉस थीटा पर चला गया, म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा भी था यहाँ पर, है ना, साइन अल्फा मिस नहीं करेंगे, साइन अल्फा इंटू म्यू एस, साइन अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि म्यू एस तब गायब हो गया। अब कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए साइन बी, तो ये प्लस में होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को लिखते हैं कॉस ए प्लस बी, तो एफ आ गया आपके पास में म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वी कैन राइट लाइक दिस थीटा प्लस अल्फा। अब अगर आपसे पूछा जाता कि जो फोर्स आपने लगाया है, बराबर है, इसको केवल आपको म्यू एस और एमजी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है और मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका कैसा होता,
मिनिमम कैसे वैल्यू निकाली जाती है? तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका ऐसा होता, ठीक है ना, कि अगर अप्लाइड फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये तो मैंने अभी आपके सामने लिमिटिंग वैल्यू मानी, क्या मानी कि भाई कम से कम फोर्स कितना लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, और आपको मिनिमम फोर्स निकालना और अल्फा के टर्म में निकालना हो। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।